देखो, जब आप सेल करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तो सेल या एग्रीमेंट टू सेल। यानी ओनरशिप इमीडिएटली सेलर से बायर को ट्रांसफर होती है, या फिर फ्यूचर पॉइंट इन टाइम में सेलर से बायर को प्रॉपर्टी इन गुड्स या ओनरशिप ट्रांसफर होती है। ठीक है सर। तो ये तो हो गई सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाली बात। अब एक चीज होती है सेल में या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, क्या हो रहा है सर, अभी या फ्यूचर में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जाएगी। ठीक है, ये बात पक्की है फॉर सम प्राइस। अब हायर परचेज क्या चीज होती है? हायर परचेज एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिसके पास में पूंजी कम होती है और उसको काम धंधा स्टार्ट करना है। कैपिटल कम है और काम धंधा स्टार्ट करना है, तो हायर परचेज बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? कि सर देखो, कंसेप्ट क्या है। मिस्टर एक्स ने के पास में एक मशीन है, मिस्टर एक्स के पास में एक मशीन है। मिस्टर वाई यदि वो मशीन अपना काम धंधा स्टार्ट करने के लिए खरीदना चाहते हैं तो शुरुआत में ही 10 लाख रुपए लग जाएंगे। उस मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपए। ठीक है, मिस्टर वाई के पास में है ही टोटल 10 लाख रुपए। तो यदि वो 10 के 10 लाख रुपए यदि वो मशीनरी खरीदने में खर्च कर देते हैं, तो सर वो रॉ मटेरियल किससे खरीदेंगे? हवा से खरीदेंगे? नहीं सर, वो सैलरी काहे से देंगे जो भी वर्कर्स होंगे उनको? कि सर वो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? सर वो रेंट कहाँ से भरेंगे? तो उनको तो टोटल 10 लाख रुपए में ही धंधा चालू करना है। तो सर एक ऑप्शन है उनके पास में कि वो मशीन को परचेज करने की बजाय हायर पे ले लें। हायर पे यानी कि किराए पे ले लें। ठीक है, तो अब पहला साल किराए पे, हर साल किराया भरते जा रहे हैं, उस मशीन को यूज करते जा रहे हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, रॉ मटेरियल मिल गया, के लिए पैसे मिल गए, सैलरी के लिए बच गए, वो सब इसमें से दे दिया, जो भी किराया देने के बाद जो भी था वो सब से ये चीजों को सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, अब सोचो कोई चीज को आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक किराए पे लिए ही जा रहे हो, लिए ही जा रहे हो, हर महीने उसका किराया पे किए जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके घर में ख्याल नहीं आता है क्या कि है ना यार, जितना किराया भर दिया उतने में तो चीज हमारी हो जाती? कई बार आता है ना, कई जने जो अपने में से रेंट पे रहते हैं, जैसे किसी घर में रेंट पे रह रहे हैं, किसी भी कारणवश रह रहे हैं बेटा, वो एक सेपरेट बात है, पर रेंट पे रह रहे हैं, वो हर महीने उनकी पॉकेट से मान लीजिए 40,000 रुपये हल्का हो जाता है, रेंट में चला जाता है 40,000 रुपये। तो वो लोग ये सोचते हैं, यार क्यों नहीं हमने थोड़ी सी हिम्मत करी होती, इस 40,000 रुपीज को रेंट की बजाय हमने हमारी ईएमआई बनवाया होता। रुपीज को 40,000 रुपीज को हमने हमारी किस्त बनवाई होती, लोन लेके घर खरीद के उसकी किस्त बनवाई होती, तो हमने किराया भर, जो जितना पैसा किराया में भर रहे हैं उतने पैसे की हम हमारी किस्त बनवा लेते लोन लेके, तो घर आज हमारे खुद के नाम का हो जाता। कई बार दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। तो अब इसका परचेस करने जितनी हमारी अभी वो कैपेसिटी नहीं है। रेंट उसको हायर पे लेंगे किसी चीज को तो पूरी जिंदगी ये बात काटेगी कि है ना, हायर पे ले लिया यार, हायर कितना किराया भर दिया। तो इसके बीच का रास्ता होता है हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? आप मान लो वो मशीन है, मिस्टर वाई को अभी इतने पैसे नहीं है कि पूरे पैसे उस मशीन के लिए लगा दें, तो उन्होंने हायर परचेज पे खरीदी। हायर परचेज का क्या मतलब है? दोनों का मिक्सचर है, हायर प्लस परचेज। कैसे? कि सर इनिशियली मान लो इनके बीच में 10 किस्तें हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 10 इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स नहीं बोलेंगे, रेदर अपन ये बोलेंगे हायर चार्जेस। पहले साल का हायर चार्जेस, दूसरे साल किराए पे यूज ले रहे हो इसलिए हायर चार्जेस, तीसरे साल किराए पे ले रहे हो, चौथे साल किराए पे के चार्जेस, पांचवें साल किराए के चार्जेस, छठे साल किराए के चार्जेस, सातवें साल, आठवें साल, 90 साल भी आपने किराए पे भरा, किराया दिया। जब आप अपनी लास्ट ये वाली हायर चार्जेस भर देते हैं, जब आप अपनी लास्ट वाली हायर चार्ज भर देते हैं, तो आपको वो प्रॉपर्टी, वो जो गुड्स है, वो मशीन जो है वो आपके नाम हो जाता है।
इन 9 को भरने तक आप उनका मालिकाना हक क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने 10 में से 9 तो भर दी। क्यों? क्योंकि ये 9 तक ये हायर चल रहा है। ठीक है, 10वीं किस्त लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप भरोगे ना, उस दिन उसकी ओनरशिप आपको मिल जाएगी। ये होता है हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट। क्या तुमको फंडा प्लस कब हायर परचेज प्लस इसका बेनिफिट क्या है, ये 3 बातें समझ में आई? कि एट द एंड ऑफ जितनी भी, मान लो इन लोगों ने आपस में 7 इंस्टॉलमेंट तय की है, तो सर वो 6 तक तो वो किराया जैसे ही चलेगा। जिस दिन 7वां वो किराया किराया वाली किस्त भरी जाएगी, उस दिन वो हायर परचेज, मतलब अब आप मालिकाना हक उस पर क्लेम कर सकते हो। वो वाला एग्रीमेंट था हायर परचेज का। क्या नई चीज पता पड़ी? बेनिफिट समझ में आए? बोलो हाँ या ना। नई चीज पता पड़ी, बेनिफिट समझ में आया, हायर परचेज क्या होता है? सभी जन, बानमी, दिया शेट्टी, देव, यस। तो वीडियो यस क्यों सर। नहीं ऑन रखे हैं? जिन लोग ने वीडियो ऑन नहीं किया है मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। बहुत सीधी सी गणित है भाई, बार बार मेरे से। सर मैं खाना खा रही हूँ। जो भी खाना खा नहीं खा रहा है, कम से कम सभी जने खाना खा रहे हैं, ये बात मैं मान नहीं सकता। और यदि ऐसा ही है, देन आई विल डू वन थिंग, आई विल स्टॉप अलाउइंग यू टू ईट फूड इन माय क्लास, दोज हु आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स। शुड आई डू दैट? ठीक है, जो भी खाना नहीं खा रहा है वो अपने वीडियोस ऑन करे। कनक, तू भी खाना खा रही है? पुलकित, दिया शेट्टी, देव। चलिए, तो सर हायर परचेज एग्रीमेंट ये होता है जिसमें आपको पहले तो आपके हायर चार्जेस ही लगते रहते हैं। ठीक है, और जिस दिन लास्ट हायर चार्जेस आपने वाला लास्ट वाला सेगमेंट पे कर दिया, उस दिन उसका आपको ओनरशिप मिल जाएगी। उससे पहले आप बस किराएदार हो उस चीज के, हायर पे लिया हुआ है आपने। अब देखो इसका एक और इम्प्लीकेशन देखो। जब सेलर ने बायर को अंडर सेल ऑफ गुड, मतलब अंडर सेल कोई चीज बेच दी है, तो सर उस सेल के साथ में जो भी जीएसटी वगैरह जो भी टैक्स है वो भी तो लगेगा। तो यानी कि सेल प्राइस के साथ में शुरुआत में ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो टैक्स भी साथ में दे देना पड़ता है। जबकि यहाँ पर हायर परचेज एग्रीमेंट में सेल में कब कन्वर्ट हो रहा है ये हायर, कि सर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है तब सेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो सर इनिशियल जो जो इनिशियल डेज हैं किसी भी फैक्ट्री के, इनिशियल ईयर्स हैं, उनमें टैक्स का बर्डन नहीं आया तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो गए। ठीक है, तो सर जब लास्ट वाली ये जो हायर चार्जेस पे कर दिए जाएंगे, तब वो सेल में कन्वर्ट होगा, तब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जाएगी, तो टैक्स भी इसमें तब लगेगा, पहले नहीं लगेगा। ठीक है, पहले किस पे टैक्स लग जाएगा? किराए पे टैक्स लग जाएगा यार, जो भी है। तो वो इतना, एक तो 10 लाख पे टैक्स लग रहा है और एक 1 या 1.5 लाख पे टैक्स लग रहा है, दोनों में फर्क हो जाता है। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस भी रहा। एक और बात समझना कि सर सेल में तो सेलर से बायर के पास में या तो ओनरशिप चली गई है या भविष्य में जाने वाली, जो भी जैसा भी सेल है, एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन हायर परचेज में ओनर कौन है? कि सर सेलर खुद है। तो सर उन गुड्स की मेंटेनेंस का अंटिल अदरवाइज मेंशन इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, उन गुड्स की मेंटेनेंस भी किसको करनी पड़ेगी? कि सर सेलर को करनी पड़ेगी। ठीक है सर, यदि वो गुड्स जो है मान लो ऐसे हैं जो कि मतलब उनकी वो कहते हैं ना इफेक्टिव लाइफ जो है, इफेक्टिव लाइफ जो है, मशीन भले ही चलेगी 10 साल, लेकिन 5 साल बाद वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। ऑब्सोलीट मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, अब उस टेक्नोलॉजी से कोई काम नहीं करता है। तो आजकल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यदि आप लोगों ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का ध्यान नहीं रखा तो आप पीछे रह जाओगे और यू विल सी द रिपरकशंस फॉर द सेम। तो सर कोई ऐसी चीज है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है
तो आप उस चीज को खरीदने की बजाय आप उस चीज को हायर पे लेना पसंद करोगे। मान लो कि हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कि सर 7 इंस्टॉलमेंट्स जिस दिन पे हो जाएंगी, 7वीं इंस्टॉलमेंट जिस दिन पे होगी उस दिन इसकी ओनरशिप आपको दी जाएगी। हायर परचेज पे एक्स से वाई ने ले लिया, लेकिन चौथे इंस्टॉलमेंट्स आते आते, चौथी इंस्टॉलमेंट आते आते वाई को महसूस हो गया कि ये मशीन और ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब यदि उसने परचेज किया हुआ होता है एक्स से, तो अब कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो 4-5 साल और इस पे काम करता, या उसको कम रेट में बेचता, भंगार के रूप में बेचता, कैसे भी बेचता, प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन यहाँ पर हायर पे लिया हुआ है, तो और ये हायर परचेज पे लिया हुआ है कि जिस दिन, अभी इनिशियल डेज में तो मैंने किराए पे लिया है, और जिस दिन लास्ट ये वाली हायर चार्जेस पे हो जाएगा उस दिन ओनरशिप मेरी हो जाएगी। तो सर इसमें बीच में एक ऑप्शन भी मिलता है, यदि यहां पर आपको लगता है, यदि यहां पर आपको लगता है कि है ना यार मशीन ऑब्सोलीट हो गई है, तो अभी तो आपने मशीन किराए पे ही ली हुई है, किराए की चीज लौटा दो, बस बात खत्म, किराए पे लेने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आपको आगे वाले ईयर्स में कंटिन्यू नहीं करना है तो भी आप मतलब फ्री हो, नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर फ्री, गिव द मशीन बैक, बिकॉज राइट नाउ यू आर जस्ट द हायरर, आपने उसको किराए पे लिया है। तो ये एक और फायदा मिस्टर वाई को हो जाता है। तो सारी बातें जो, अब जैसे कंप्यूटर ही देख लो, 4-5 साल में कंप्यूटर की इफेक्टिव लाइफ खत्म हो जाती है, ठीक है। तो 5 साल, आपने 7-8 साल का भले ही हायर परचेज एग्रीमेंट बनाया, चौथे या पांचवें साल आपने बोला वापस करो रे, ठीक है मेरे को नहीं चाहिए अब, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यू कैन अगेन डू दैट। तो ये हायर परचेज के कुछ बेनिफिट्स हैं। आइए देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट, कुछ नया बच गया है जो कि नहीं कवर हुआ है, तो हम पढ़ने के दौरान कवर कर लेंगे। Distinction between sale and hire purchase agreement. Dave Pasari, start your video and start reading. Dave Pasari, ठीक है। मान्यमी आप पढ़ो बेटा। Sale is a contract by which property and goods passes from the seller to the buyer for a price. देखो प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, सेल कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर ओनरशिप इन गुड्स पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर सम प्राइस, तो हम उसे सेल बोलेंगे, ठीक है। हायर परचेज एग्रीमेंट किसको बोलेंगे पढ़ भाई। It's basically a contract of hire, but in addition, it gives the hirer an option to purchase the goods at the end of hiring period. Until the final payment, the hirer is merely a bailee for the goods, and ownership remains at the bailor. हायर परचेज एग्रीमेंट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर, वो किराए पे लेने का, हायर करने के लिए। बट इन एडिशन, हायर के साथ में परचेज भी तो आ रहा है। इट गिव्स द हायरर एन ऑप्शन टू परचेज द गुड्स एट द एंड ऑफ द हायरिंग पीरियड। जब सबसे लास्ट वाला हायर चार्जेस पे कर दोगे ना, तो एक ऑप्शन मिल जाएगा, खरीदना चाहो या तो खरीदना चाहो तो वो आपके नाम हो जाएगा, नहीं खरीदना चाहो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। सो अंटिल द फाइनल पेमेंट द हायरर इज मियरली अ बेली फॉर द गुड्स एंड ओनरशिप रिमेन्स विद द बेलर। ओनरशिप रिमेन्स विद द, जो ओरिजिनल ओनर है, सेलर है, उसी के पास में रहेगी जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती तब तक मिस्टर वाई कौन है, ही इज जस्ट यूजिंग दैट गुड्स ऑन हायर, किराए पे लाके यूज कर रहा है। तो सर ये बेली है, और मिस्टर एक्स जिनका वो गुड्स था वो बेलर है, और इनके बीच में एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है हायर के अलावा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी है। बेलमेंट क्या होता है ईशा बांगड़, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? सो बेलमेंट वो होता है जहाँ पे हम लोग गुड्स का बस पोजेशन ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप में। जहां पर बेलमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमने पढ़ा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि सर जहां पर मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को गुड्स का केवल पोजेशन ट्रांसफर होता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है बेलमेंट में। और बेलमेंट क्यों किया जाता है, फॉर सम पर्पस किया जाता है, जैसे कि मुझे मेरा टीवी ठीक कराना है
तो मैंने अपना टीवी मिस्टर वाई को दे दिया, तो गुड्स का पोजेशन तो गया पर ओनरशिप नहीं गई। पर्पस क्या है? टीवी को ठीक करना, ठीक है। और यदि पोजेशन, और जब वो गुड्स ठीक हो जाएगा या पर्पस पूरा हो जाएगा, तब वो गुड्स या तो रिटर्न बैक हो जाएगा या मालिक के डायरेक्शन पे उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा कि चलो मेरा फ्रेंड आ रहा है मिस्टर जेड, ये टीवी उसको दे देना, तो मिस्टर वाई मिस्टर जेड को दे देंगे, मालिक ने जैसा इंडिकेशन दिया। तो सर जहां पर बेलमेंट क्या है? जहां पर गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर होता है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है फॉर सम पर्पस, ठीक है, तो वो बेलमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या हो रहा है? गुड्स का पोजेशन मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को जा रहा है लेकिन ओनरशिप नहीं जा रही है। गुड्स का पोजेशन तो जा रहा है लेकिन गुड्स की ओनरशिप नहीं जा रही है। पर्पस, किस पर्पस के लिए गुड्स का पोजेशन जा रहा है? हायर पर्पस के लिए, किराए पे देने के लिए, ओनरशिप थोड़ी ना दी है। तो सर अलॉन्ग विद हायर एग्रीमेंट या हायर परचेज एग्रीमेंट, जब तक हायर वाला पार्ट चल रहा है, ये बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट भी चिपक जाएगा इससे, ये बेलमेंट भी है। और जिसको गुड्स मिला है वो बेली, किराए पे यूज करने के लिए, जिसका गुड्स है जिसने दिया है वो बेलर, ठीक है। बेलर, बेली एंड बेलमेंट, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी दैट is basically a hire purchase agreement is basically a contract of hire, but in addition it gives hirer an option to purchase the goods at the end of hiring period until the final payment. The hirer is merely a bailey. जब तक फाइनल पेमेंट नहीं हो जाता तब तक वो बस बेली है। फाइनल पेमेंट जब हो जाएगा तो ये परचेज करने का या तो डायरेक्टली राइट मिल जाएगा या ऑप्शन मिल जाएगा, और यदि आपने वो एक्सरसाइज कर लिया तो आप अब बेली के साथ में बेललैंड की बजाय ओनरशिप हो जाएगी, सेल का कॉन्ट्रैक्ट लास्ट पेमेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओनरशिप जब तक बेलमेंट चल रहा है, जब तक किराया चल रहा है, हायर चल रहा है, तब तक ओनरशिप बेलर के पास में होती है, बेली के पास में जस्ट वो गुड्स होते हैं। आइए डिफरेंसेस टैबुलर फॉर्मेट में पढ़ना चालू करते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस, सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस। मानिए फर्स्ट पॉइंट, Transfer of ownership. Sale. Property and goods transferred immediately. In hire purchase. In this case, it is transferred on payment of last installment. इन दिस केस, हायर परचेज के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, उससे पहले जस्ट आप किराएदार हो। जबकि सेल के केस में प्रॉपर्टी, सेल कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो सेल है, प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। सेल का मतलब ही वही होता है। सेकंड पॉइंट पड़ेगी झील, पोजीशंस। Positions of buyer is that of owner of the goods. Position, एक मिनट है sir. Position of hirer is that of bailey till he pays last installment. जो बायर है, he becomes the owner of the goods in contract of sale, in sale, whereas in hire purchase, hirer की पोजीशन क्या होती है सर? वो बस किराए पे लेने वाला है, आदमी है, बेली है। बेलर, बेली, बेलमेंट अभी समझाया ना, तो गुड्स जिसको मिलते हैं वो बेली होता है। सो पोजीशन ऑफ हायरर इज दैट ऑफ बेली टिल ही पेज लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देता, जस्ट वो बेली है। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद में जरूर ओनरशिप या तो ट्रांसफर होती है या ओनरशिप लेने का राइट मिल जाता है। थर्ड पॉइंट, राइट टू टर्मिनेट, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का राइट। कौन पढ़ेगा ये? ईशा वांगड़ आप पढ़ेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है? वी आर अनेबल टू हेयर यू। terminate the contract of sale. वापस पढ़। Right to terminate. The buyer has no right to terminate the contract of sale by returning the goods. The hirer has right to terminate the agreement at any time by returning the goods. देखो, मैंने आपको ये बात बड़ी क्लियरली बताई थी। मान लो एक्स और वाई के बीच में 7 साल का हायर परचेज एग्रीमेंट बना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यदि उसको लगता है मशीन बीच में ऑब्सोलीट हो गई है, या मशीन मेरे को काम करने में परेशानी हो रही है, या मेरे को काम धंधा नहीं करना है अब आगे, तो ये बीच में भी मशीन को रिटर्न कर सकता है हायर परचेज एग्रीमेंट के केस में।
जरूरी नहीं है आप पूरे एंड तक निभाओ इस चीज को। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आप गुड्स को एक बार माल आ गया, आप ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, क्या आप उसको रिटर्न कर सकते हो ना? जब तक कि कोई गलत बात आपके साथ नहीं हो गई है आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते हो। झील क्या हुआ? सर हायर परचेज में जहाँ तक उसने यूज किया है उतना तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये जितना टाइम 5 साल यूज किया, पूरा 5 साल का, वो तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना। आगे का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो मशीन ही रिटर्न कर दे रहा है। सर अभी जो हमने कल पढ़ा था सेल और अग्रीमेंट टू सेल, तो उसमें था ना वो डिविजिबल नहीं होता है ऐसा कुछ। क्या पढ़ा डिविजिबल था? पॉइंट बता, पॉइंट पॉइंट। बता, पॉइंट बता। एक मिनट, मैं वही मेरे नोट्स में देख रही थी कि उसमें था कि जैसा ये किधर तो पढ़ा था हमने कि सपोज इंस्टॉलमेंट मतलब 20,000 पे कर रहा, तो सपोज अगर 3 पे करके फिर नहीं यूज किया है हमने तो 60,000 देना पड़ेगा, बाकी के 40,000 नहीं देंगे तो चलेगा। बट अगर 1 लाख की बिल्डिंग का उसने पूरा लिया है और उसको डिवाइड नहीं किया है ऑफ ईच फ्लोर का कितना अमाउंट है, अरे तू तो बात कर रही है, बस बस, बात कर रही है क्वांटम मेरिट की। ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम मेरिट की, है ना? कि सर 5 माले की फ्लोर बनाने की बात हुई थी, तो 3 बना के ये नहीं बोल सकता कि लाओ क्वांटम मेरिट 5 में से 3 बनाई तो सबके पैसे दो, 3 के पैसे दो, बाकी 2 तुम खुद बनवा लेना, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है। सर ये तो हो गई क्वांटम मेरिट की बात। जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट खुद लॉ बोलता है, लॉ से आगे थोड़ी ना है यहाँ पर, लॉ खुद बोल रहा है कि सर कोई चीज किराए पे लिए और किराएदार को इच्छा नहीं है आगे उसके साथ में कंटिन्यू करने की, तो वो किराएदार छोड़ के और उस माल को ओरिजिनल ओनर को लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता है? सर मेरा काम हो गया, मुझे और इच्छा नहीं है। मान ले तूने 10 साल की लीज पे कोई एक फ्लैट लिया है, ठीक है, 5 साल बाद तुझे विदेश पढ़ाई के लिए जाना है, तो मकान मालिक तेरे को जबरदस्ती 5 साल रोके रखेगा क्या? नहीं, आपको 10 साल के लिए लिया था तो आपको 10 साल अपनी पढ़ाई छोड़ो, 10 साल 5 साल और रहो इसमें इधर, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर लिया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जहां आप चीजों को किराए पे ले रहे हो वहां आपको बीच में टर्मिनेशन क्लॉज कहीं ना कहीं डालना चाहिए, और होता भी है। ठीक है, तो सर हायर परचेजेस, आपने चीज किराए पे ली, खुद हायर परचेज का लॉ बोल रहा है बीच में तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो, मतलब बीच में और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो किराए पे जो चीज नहीं चाहिए उसको वापस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डोंट नहीं सर, कंपेयर दिस एंड दिस। यू आर ट्राइंग टू कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, देयर इज नो कंपैरिजन। यू माइट बी, तुम ये जरूर कर सकते थे ये हिमाचल प्रदेश की एप्पल है और ये कश्मीर की एप्पल है तो इसमें कंपैरिजन कर लेते, बट तू एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने की कोशिश कर रही है, आपस में कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, चलिए। और मेरा वो मतलब नहीं था कि वो, मैं सिर्फ वैसे नॉर्मली आपको पूछी थी कि हायर परचेज में अगर 10 साल का बोला कि आप ये कंप्यूटर यूज कर सकते हो फॉर 10 years फॉर 10 लाख रुपीज, ठीक है, तो हाँ, अभी फॉर 10 लाख 10 साल रुपीज के, नहीं, उसमें हर साल के किराए की लिमिट होगी, मतलब मेंशन होगा भाई हायर हाँ परचेज मैं एग्रीमेंट वो में। पूछ रही हूँ। उसमें हर साल के किराए का एग्रीमेंट में मेंशन होएगा, ये बात ध्यान रखना। बात समझ गई? हायर परचेज में तू ऐसे करती है क्या, 10 साल के लिए मकान किराए पे लिया, 10वें साल पे करूंगी सर जितने आप अपने सर के बाल नोचते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हो कहाँ थे अपन? हाँ, सो हमने पढ़ लिया राइट टू टर्मिनेट। सर हायरर के पास में राइट होता है टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बाय रिटर्निंग द गुड्स, वो बीच में छोड़ सकता है उसको। जबकि बायर हैज नो राइट, सेल के केस में बायर हैज नो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय रिटर्निंग द गुड्स अंटिल अदरवाइज, मतलब कुछ गलत गड़बड़ वाली इफ एंड बट वाली बात नहीं है, तो वो रिटर्न नहीं कर सकता। नेक्स्ट, रीसेल। कौन पढ़ेगा भाई रीसेल?
शेरिन जॉन तू पढ़ेगी रीसेल। The buyer can resell the goods as he is the owner of the goods. Hirer cannot resell the goods before the payment of last installment. सर देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है, ये तुमको बाद में समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना याद, इसको बस दिमाग में एक बार पिन, वो कहते हैं ना कोई आइटम को पिन करके रख लेना कि सर ने बोला था ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये तुमको बाद में आने वाले चैप्टर्स में समझ में आएगा। रीसेल, सर सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी, तो वो ये जो बायर है इसके पास में ओनरशिप राइट्स हैं, ये आगे किसी नए आदमी को भी तो उस गुड्स का रीसेल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को केवल किराए पे यूज करने के लिए दिए थे, ये यदि आगे किसी को उन गुड्स को बेच देता है इसको कोई राइट नहीं है, और इस आदमी ने भले ही गुड फेथ में खरीदे हो, गुड फेथ का मतलब इसको पता नहीं था कि ये माल इसका नहीं और किसी और का है, इसने गुड फेथ में खरीदे हो तो भी इसको अच्छे ओनरशिप राइट्स नहीं मिलेंगे। हायरर कैनॉट रीसेल द गुड्स बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई तब तो ये मिस्टर वाई ओनर बन गए, फिर तो ये किसी को ओनरशिप दे सकते हैं, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले ये ओनरशिप राइट्स इनके पास में आए ही नहीं है। जब ओनरशिप राइट्स इनके पास में आए ही नहीं है तो फिर ये आगे अच्छी ओनरशिप कैसे दे सकते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बेटा, जब हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि मिस्टर वाई को अच्छे, मतलब कोई दूसरे सिचुएशन में, हायर परचेस की सिचुएशन में नहीं, ये ओनर नहीं था तो भी इसने मिस्टर जेड को अपने से ज्यादा अच्छी ओनरशिप राइट्स दे दी। ऐसे कुछ सिचुएशंस पढ़ने वाले हैं हम अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, ये खुद ओनर नहीं था पर इसने मिस्टर जेड को अच्छी ओनरशिप राइट्स उसके बावजूद दे दी। वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट हायर परचेज एग्रीमेंट जहां एक्स और वाई के बीच में है, जहां ये खुद किराएदार है, ये इसको अच्छी ओनरशिप राइट्स नहीं दे सकता, चाहे इसने गुड फेथ में खरीदी हो चाहे नहीं खरीदी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर जेड कैनॉट बिकम दी ओनर ऑफ दोस गुड्स who is receiving it from a higher purchaser। हाँ लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई, अब ये बन गया ओनर, अब भले किसी को भी दे फिर हमको कोई एतराज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेल मत लिखना, टैक्स लिखना। ठीक है, टैक्स कौन पढ़ेगा इसको? रिया तू पढ़ टैक्स वाला पॉइंट। Tax is levied at the time of making the contract, and tax is not levied unless it becomes sale. सर सेल के केस में टैक्स कब लेवी किया जाता है, कब लिया जाता है? जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो तब वो सेल हो जाती है, सेल हो जाती है तो बिक्री है कोई चीज, तो टैक्स इंप्लीकेशन उसी समय आएगा। सर इधर बेचने का टैक्स कब लोगे? सर अनलेस इट बिकम सेल, जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी जाती आप बेचने का टैक्स ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि चीज तो बिकी ही नहीं है हायर परचेज में। लास्ट इंस्टॉलमेंट को जब वो सेल में कन्वर्ट होगी तब आप ले सकते हो, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, कनक पड़ेगी पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। Payment by installments. Payment made by buyer in installment is treated as payment of price of goods. Payment paid by hirer is treated as higher charges for use of goods. देखो पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, पेमेंट्स मेड बाय बायर इन इंस्टॉलमेंट्स इज ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स। सेल का एग्रीमेंट चल रहा है, सेलर और बायर के बीच में ये नक्की हुआ कि बायर सेलर को 5 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 10,000 रुपए की चीज है, हर बार 2,000 रुपए पे करेगा। तो ये जो 2,000 रुपए हर बार जो पे कर रहा है, ये 2,000 रुपए प्राइस का पार्ट माने जाएंगे, जो गुड्स दिए हैं उसकी प्राइस का पार्ट माने जाएंगे। जबकि इधर हायर परचेज वाले एग्रीमेंट में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ है, तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को हर साल के अंत में जो भी ये पैसा दे रहे हैं या हर महीने जो भी पैसा दे रहे हैं, इट इज ट्रीटेड एज हायर चार्जेस फॉर यूज ऑफ गुड्स। किराए पे लेके जो उसको यूज कर रहे हो
उसके यूज करने का चार्जेस जैसे लिया जा रहा है। इंस्टॉलमेंट्स पेड बाय हायरर is treated as higher charges for use of goods, it is not taken as price of the goods, वो higher charges माना जाता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक जगह इंस्टॉलमेंट को सही में प्राइस की इंस्टॉलमेंट मानते हैं, एक जगह इंस्टॉलमेंट के रूप में जो पे कर रहे हो ना उसको क्या बोलोगे, हायर चार्जेस बोलोगे। ठीक है जी, ये दोनों में डिफरेंस है। क्या तुमको सेल और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? मेरे ख्याल से अब कोई शक की जगह रहनी नहीं चाहिए। सेल और हायर परचेज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया या नहीं आ गया, बोलो सभी जन को। ठीक है, ये पॉइंट स्पेसिफिकली ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने तुमको दिमाग में पिन करने का बोला था ना, इस पे कभी कभार अकेले इस पॉइंट पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है? दो क्वेश्चन देखना, हालांकि है आगे वाले चैप्टर के, बट ध्यान से देखो। मिस्टर एक्स का एक शोरूम है, मैं अभी से तुमको बता रहा हूं, तुमको थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगेगा, बट ये तुम पढ़ोगे आने वाले टाइम में, बता अभी दे रहा हूं। मिस्टर एक्स का शोरूम है, शोरूम में बहुत सारे चेयर्स और टेबल्स का सेट रखा हुआ है। एक बंदा आया मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर वाई जो है उसने एक माल को यहां से लेने की बात करी। ठीक है, अब कुछ सर्कमस्टेंसेस आप ऐसी पढ़ोगे जहां पर मिस्टर वाई को अभी तक मान लो ओनरशिप नहीं मिली है, तो भी उन्होंने गुड्स यदि आगे किसी को बेच दिए और उस बंदे ने गुड फेथ में खरीदे हैं, तो ओनरशिप उसको मिल जाएगी। ये हम 5-7 सर्कमस्टेंसेस ऐसे पढ़ने वाले हैं। जबकि हायर परचेज के केस में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को हायर पे कुछ गुड्स दिए, मिस्टर वाई ने उसे मिस्टर जेड को बेच दिए, तो भले ही मिस्टर जेड ने गुड फेथ में खरीदे हो, हायर परचेज के केस में ये वाली एनालॉगी फेल हो जाती है। ये कभी भी नहीं लग सकती। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या मिस्टर जेड ने गुड फेथ में खरीदा तो इनको अच्छी ओनरशिप मिल गई क्या? आपको बोलना है सर हायर परचेज के केस में हायरर किसी को भी आगे जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो गई है तब तक वो आगे उसकी ओनरशिप नहीं दे सकता। यदि किसी ने गुड फेथ में लेने की कोशिश कर भी ली है तो भी वो गलत है, वो नहीं ले पाएगा, उसको अच्छी ओनरशिप नहीं मिलेगी, उससे गुड्स वापस लिया जा सकता है। ये याद रखना, इसलिए अभी थोड़ा बहुत भी ये बता दिया, याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। चलिए, तो ये था हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बिलमेंट। सेल और बिलमेंट के बीच में हम लोग डिस्टिंक्शन करेंगे, फिर आज इसको रोकेंगे सेल और बिलमेंट के बीच में डिस्टिंक्शन करने के बाद में। ठीक है, तो एक बार रिज्वाइन कर लो सेम लिंक पे, फिर हम लोग चलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बिलमेंट।